वक्त कम है और काम ज़्यादा है, सहयोग आपका है तो फिजिक्स पूरी करवाने का मेरा वादा है। इसी बात के साथ मैं कुलदीप कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुमार के डी क्लासेज में। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मांग पर हम आज से फिजिक्स फर्स्ट को डेली अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिस पे हमारा सबसे जो पहला टॉपिक आता है फिजिक्स फर्स्ट में, वो आता है हमारा स्थिर वैद्युत की। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा चमक रहा होगा इसीलिए हमने बोल दिया। तो इसके विषय का इसका जो इतिहास है उसको हम आप लोगों को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कह दिया काम ज़्यादा है समय कम है। आपके पढ़ाई के 6 महीने जा चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिस पे हम आज की क्लास पे पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश और इसकी विशेषताएं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुविकता क्या होता है, और कूलाम का नियम क्या होता है। इतना पढ़ने के बाद हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। आपका काम यह है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ें, ताकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में उतना ही कम समय लगेगा। और जितना जल्दी से जल्दी इस सीमा को आप छू लेते हैं या इस सीमा को पार कर लेते हैं, उतना जल्दी से जल्दी हम आप लोगों को के बीच लाइव मिल पाएंगे। तो आप लोगों को अगर लाइव रूबरू करवाना है तो आप लोगों को इतना सहयोग तो करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश आप कॉपी पेन उठा लें, लिखते चलें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ विद्युत आवेश। तो आप लोग समझते हैं प्रत्येक पदार्थ किसका बना होता है, परमाणुओं का। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं का बना होता है। यदि पदार्थ में उपस्थित, अब पदार्थ में 3 चीज़ें उपस्थित होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यदि पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, जैसे ये हमारा कोई पदार्थ है, इसमें 3 चीज़ें स्थित होंगी। पदार्थ परमाणुओं से बना होगा और परमाणु में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थित होंगे। तो यदि हमको मतलब किससे, इलेक्ट्रॉन से, इस पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है या कमी होती है, सीधा समझते हैं वृद्धि होती है या कमी होती है, तो इस पदार्थ पर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आप समझ गए होंगे। विद्युत आवेश की विशेषताओं की बात करें तो वस्तुओं को आवेशित करने के लिए आप लोगों को हमने बताया क्या उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। तो इसकी पहली विशेषता यही हो जाएगी, वस्तुओं को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। फिर दूसरा हम ये लिखेंगे, अगर लिखना चाहें कि अब हमारा आवेश तो हम जान गए, लेकिन आवेश के आवेश हमारा 2 प्रकार का होता है, उसको हम नहीं जान पाए। तो इसके विषय में बात बताई फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। तो दूसरे नंबर पे हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा पॉजिटिव, एक हमारा निगेटिव, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋणावेश मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। फिर इसके बाद हम कहेंगे, अब ये जब धनावेश और ऋणावेश खोज हुए, धनावेश और ऋणावेशों की खोज हुई, इसके बारे में बात कही गई, तो फिर उसके बाद हमारे इनके मध्य जो बल लगा उनकी बात हो गई। तो अब हमारी उनके
आगे जो बल लगा उसकी बात अगर करें तो हम सजातीय सजातीय आवेश लें, सजातीय मतलब एक जैसे, तो हमारा तीसरा नियम यही निकलेगा कि सजातीय आवेशों के मध्य क्या बल, प्रतिकर्षण बल। सजातीय आवेश चाहे ऐसे आवेश हो चाहे ऐसे आवेश हो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। यहाँ पर तुम्हारा प्रतिकर्षण बल और यहाँ पर तुम्हारा आकर्षण बल। तो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। नंबर 4 पर अगर हम कहें तो किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। किन किन 3 प्रकार से तो पहला हमारा हो सकता है घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और तीसरा हमारा होता है प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा कर सकते हैं, चालन द्वारा कर सकते हैं और प्रेरण द्वारा कर सकते हैं। अगला हम अगर नंबर इसके विशेषता में जाने तो हमारा होगा अब क्योंकि हम चालन के आधार पर इसका सूत्र निकाल रहे हैं। आप लोग जानते होंगे Q बराबर IT। तो Q बराबर IT को यदि हम समझें तो यदि किसी चालक तार में I एम्पियर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार पर आवेश जो होगा कितना होगा, Q बराबर IT होगा। उस चालक तार का जो आवेश होगा वो हमारा कितना होगा, Q बराबर IT होगा। तो ये हमारा थोड़ी आवेश के विषय में चर्चा हो गई। अब आगे हम देखते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे ये हम कोई कांच की छड़ ले और ये हमारा मान लो कोई हमारा रेशम का कपड़ा है, इन दोनों को यदि हमने आपस में इन दोनों पर घर्षण करवाया मतलब इन दोनों को रगड़ा तो हमारे क्या हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, स्थानांतरित हो गए। तो ये हमारा किस प्रकार का हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा, धनावेशित होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। और ये कैसी हो जाएगी, ये हमारी ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धनावेश। उम्मीद करते हैं आवेश का संरक्षण भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमारा इस प्रकार से है। तो आवेश के क्वांटमीकरण की अगर बात करें तो हमारा तो अगर हम आवेश का क्वांटीकरण या परमाणविकता की बात करें तो आवेश हमारा जो होता है वो हमारा एक निश्चित न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। एक निश्चित न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकृति में कोई भी आवेश हो, प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणविकता कहते हैं। प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम, ये हमारा क्या है, ई जो है हमारा निश्चित न्यूनतम मान है। क्या है, निश्चित न्यूनतम मान है, ठीक है ना। प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का परमाणविकता या क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी आवेश इस रूप का नहीं हो सकता कि 1.5 ई हो जाए, 1.7 ई हो जाए, 1.35 ई हो जाए। मतलब ये यन का जो मान होगा वो पूर्णांक ही होगा। क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। कहने का मतलब ये है। अब इसके अपवाद भी होते हैं। अगर आप लोगों को इसके विषय में जानकारी है कि अपवाद क्या होते हैं तो कमेंट्स जरूर करें, और नहीं तो हम अगली वीडियो पे बताएंगे कि इसके अपवाद क्या होते हैं। आपके लिए इतना एक छोटा सा प्रश्न है। अब आगे हम बात करने वाले हैं। तो इतना ही था हमारा आवेश का क्वांटीकरण या परमाणविकता। आगे हम देखेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम का नियम ये किस बेसिस किसके लिए बनाया गया है,
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए, वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक हमारा नियम दिया। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल था उसको ज्ञात करने के लिए कई प्रयोग करने के पश्चात हमारे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं कूलाम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया जिसके अंतर्गत उन्होंने बात बताई। उन्होंने बताया क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे ये हमारे Q1 और Q2 मान लेते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, और ये मान लेते हैं किसी परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब उन्होंने एक बात कही, क्या कही कि दोनों आवेशों, दो स्थिर, क्या कहेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये कैसे आवेश है हमारे स्थिर बिंदु आवेशों, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, दोनों आवेशों Q1 और Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या, अनुक्रमानुपाती, ये किसका चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r, के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इसको अच्छे से लिख लें तो ये हो जाएगा 1/r²। इन दोनों को क्या कर दें, यदि हम एक साथ लिखें, मतलब इसका क्या है, f का मान Q1 और Q2 पर डिपेंड करता है, f का मान उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ। और अगर सीधी भाषा में और आसान भाषा में समझें, अनुक्रमानुपाती का मतलब यह है कि अगर Q1 और Q2 के मान बढ़ाए जाएंगे तो F का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब वैद्युत बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि इनके मध्य की दूरी यदि बढ़ाई जाएगी तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हो गया कि यदि इनके बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी तो F का मान क्या होगा, कम होगा, F का मान कम होगा। अर्थात कहने का मतलब ये, इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती में आया, मतलब बट्टे में आया है। तो इन दोनों को यदि हम साथ में लिखें तो F अनुक्रमानुपाती कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपान ये कितना, r²। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक जोड़ेंगे 1/4πε0k, और ये हमारा Q1 Q2 अपान ये कितना, r²। जहां पर ये k क्या है, k है हमारा माध्यम का क्या, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर हम वायु या निर्वात के लिए कहें, वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है, 1। तो हम F बराबर कितना कहेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना, r²। तो ये हमारा F के लिए सूत्र आ जाएगा, जो बहुत ही उपयोगी है, जो क्या है, बहुत ही उपयोगी है। जब हमने k का मान यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे k का मान जब 1 रखेंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² आ जाएगा। अब जो हमारा 1/4πε0 लिखा होता है, इसका मान होता है, क्योंकि नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁹, और अगर इसके मात्रक की बात कहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मतलब 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आज की वीडियो ये एक डेमो क्लास है और ये देखने की क्लास है कि आप लोग हमारी कितनी मदद करते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, हम देखेंगे कि इस वीडियो का रिस्पांस कैसा है। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो दावा है हमारा, ये वादा है हमारा कि आज की फिजिक्स का रिस्पांस अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास के लिए आज हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगली क्लास पे हम इसके आगे की बात करेंगे। बिंदु पहले समझेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है,
फिर समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फिर समझेंगे वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या प्राप्त होता है, फिर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल मिला के अगर आप सहयोग करते हैं तो नेक्स्ट 3 डेज मतलब आगे की 3 वीडियो पर हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अगर आप लोगों का सहयोग अच्छा रहा तो आप फिजिक्स अच्छी कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के लिए। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययनरत रहें और हमारे चैनल की बहुत सारी जो वीडियोज पड़ी हैं उनको भी देखते रहें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगी। बाय बाय, टेक केयर।